बच्चे नमस्कार। आज हम लोग अपने YouTube चैनल जो कि बुक हाइव एडुकेटर है उस पर हम आप सबका स्वागत करते हैं और अपने क्लास में रसायन विज्ञान की जो ये क्लास है, इस क्लास में हम रेडियो एक्टिविटी पर डिस्कस करेंगे। रेडियो सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे हम। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता के बारे में क्वेश्चन क्या केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। रेडियो सक्रियता, रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता क्या है, सबसे पहले हम ये जानें। रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मी तत्व होते हैं जो बड़े न्यूक्लियाई वाले होते हैं, हेवियर न्यूक्लियाई वाले जो एटम होते हैं, वैसे तत्वों को आप रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। यानी हेवियर न्यूक्लियाई ऑफ एटम, हेवियर न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, ये भारी केंद्रक वाले अणु होते हैं, हेवियर न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स होते हैं। जैसा कि आप जानते होइएगा, यूरेनियम का नाम सुना होगा, प्लूटोनियम का नाम सुना होगा, ऐसे बड़े न्यूक्लियाई वाले जो तत्व होते हैं। तो आइए मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ यूरेनियम के बारे में। आपने पढ़ा होगा यूरेनियम 235। मैंने पिछले क्लासेस में भी डिस्कशन किया था आइसोटोप्स, दो फॉर्म में, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। ये दो फॉर्म हैं। जिस फॉर्म में ये पाया जाता है इसको समस्थानिक कहते हैं हम। यूरेनियम 235 अनस्टेबल होगा और जब इसको न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट इस पर करते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए होता है इसको ब्रेक करने के लिए, और जब ब्रेक करता है तो ये हल्के नाभिक वाले क्रिप्टन यूरेनियम के अणु जो रेडियम और क्रिटेनियम के फॉर्म में ये आ जाते हैं, हल्के नाभिक वाले में आ जाते हैं। और साथ साथ इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जो छोटे छोटे अणु होते हैं, और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो कि पुनः यूरेनियम से टकराने के बाद ये 3 न्यूट्रॉन्स में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चेन रिएक्शन शो करता है। इसको हम कहते हैं बेटा श्रृंखला अभिक्रिया। दिस इज नोन एज चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए, श्रृंखला अभिक्रिया में आप ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब हेवियर न्यूक्लियाई टूटता है और स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है, यानी ब्रेकिंग डाउन जो होती है, टूटने की जो क्रिया है, टूटने की जो क्रिया है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई ऑफ एटम इनटू किसमें, स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ एटम, छोटे न्यूक्लियाई में टूटते चले जाते हैं। लेकिन इस दौरान क्या होता है बच्चे, जरा ध्यान रखेंगे। भारी नाभिक वाले परमाणु छोटे नाभिक वाले परमाणु में टूट जाना कहलाता है विखंडन की अभिक्रिया। इस प्रक्रिया को आप कहते हैं न्यूक्लियर फीजन, विखंडन की अभिक्रिया कहते हैं। दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फीजन, विखंडन कहा जाता है बच्चे। तो विखंडन की अभिक्रिया में क्या देखा आपने, हेवियर न्यूक्लियाई कौन सा है, यूरेनियम 235, जो कि क्रिप्टन और रेडियम में ये टूट जाता है। तो यूरेनियम 235 जब बेरियम या क्रिप्टन में भी टूट जाएगा, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाएगा, और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तीनों न्यूट्रॉन फिर धीरे धीरे दूसरे यूरेनियम एटम से स्ट्राइक करके और फिर ये चेन रिएक्शन को शो करता है। बच्चे, क्या इस दौरान रेडिएशंस भी निकलती है? यस, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस, लगातार स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, सच एज कौन कौन से रेडिएशन, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस निकलती हैं। ये रेडिएशंस जो होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस निकलती हैं, जो कि हार्मफुल रेडिएशंस कही जाती हैं। ये हानिकारक विकिरणें होती हैं
मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए ये विकिरणें बहुत ही नष्टकारी साबित होती है। तो बच्चे, ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपके सामने शेयर किया है, इसके बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया उस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, हेनरी बेक्वेरेल। उस व्यक्ति का नाम था हेनरी बेक्वेरेल, जिस व्यक्ति ने रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था। पूछा जाता है क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता के बारे में किसने बताया? तो रेडियो सक्रियता के बारे में किसने बताया बच्चे? हेनरी बेक्वेरेल साहब ने बताया। अब आती है बात कि रेडियो सक्रियता में जो ये पूरी कहानी हमने अभी आपके सामने जो रखी है, इसमें आपको ये जान लेना आवश्यक है कि जो रेडियो सक्रियता के बारे में आपने पढ़ा, इसमें रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं, सबसे पहला रेडियोधर्मी तत्व आपने नाम सुना होगा, रेडियम और प्लूटोनियम। रेडियम और प्लूटोनियम की खोज जिसने की थी उसका नाम याद रखेंगे, मैडम मैरी क्यूरी। नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैडम मैरी क्यूरी, और उनके हस्बैंड थे हेनरी पियरे क्यूरी। हेनरी पियरे क्यूरी, तो याद रखेंगे मैडम मैरी क्यूरी और हेनरी पियरे क्यूरी ने रेडियम और प्लूटोनियम की खोज की और सर्वप्रथम फर्स्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट, पहला रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने किया? फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में किसने बताया? मैडम मैरी क्यूरी ने, हेनरी पियरे क्यूरी ने, जो कि एक्सीडेंटली, नाभिकीय दुर्घटना के कारण पूरे परिवार सहित आकस्मिक निधन हुआ इनका। ये रेडियो सक्रिय तत्व जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, यूरेनियम के बारे में, जैसे कि आपको बताया था न्यूक्लियर फिजन के बारे में, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया के बारे में, पर इसका सबसे हार्मफुल इफेक्ट यह है कि अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस जो निकलती हैं, इनमें सबसे हाईएस्ट पेनिट्रेशन जो होती है, पूछा जाए व्हिच रेडिएशन हैविंग हाईएस्ट पेनिट्रेशन, क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा वेधन क्षमता, सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है? सबसे अधिकतम वेधन क्षमता किसकी होती है? तो आपको याद रखना है गामा रेडिएशन की सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होती है। गामा रेडिएशन हैविंग हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है? सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है गामा रेडिएशन की। बेटे, ये हमारे सेल्स, जो हमारे सेल्स होते हैं ना बच्चे, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को भी वेध कर पार कर जाती है। यानी हमारे कैरेक्टर्स, हमारे जो जीन हैं, हमारे कैरेक्टर्स को भी ये डैमेज कर देता है। आपने शायद सुना होगा कि एटम बम के बारे में सुना होगा, परमाणु बम। आप लोग जानते हैं कि परमाणु बम जो है, परमाणु बम, न्यूक्लियर बम के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था, ओपेनहेमर का नाम सुने? ओपेनहेमर नाम के, और एक और वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, ऑटो हॉर्न और ओपेनहेमर, ये दोनों नाम याद रखेंगे। परमाणु बम का आविष्कार, एटम बम का आविष्कार जिसने किया था वो था ओपेनहेमर और ऑटो हॉर्न। एक्सप्लोजन भी किया उसने। तो इन लोगों ने, इसमें जो परमाणु बम में भी जो यूज की जाती है वो रेडियोधर्मी तत्व तो यूरेनियम यूज की जाती है ना? इसमें भी यूरेनियम और प्लूटोनियम, है ना, यूरेनियम और प्लूटोनियम ये दोनों यूज की जाती है। सुना होगा आपने, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम इज यूज्ड इन एटम बम, परमाणु बम में उपयोग में लाए जाते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच एलिमेंट या विच मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जिसका उपयोग परमाणु बम में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, परमाणु बम के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार किया था ओपेनहेमर ने और ऑटो हॉर्न ने किया था।
तो इससे जो रेडिएशंस निकलती है, जो मैंने कहा था कि सबसे हाईएस्ट पेनिट्रेशन होती है गामा रेडिएशन की। और बेटा गामा रेडिएशन आपके कैरेक्टर्स, आपके गुणों, आपके शरीर के अंदर के जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जो जीनीय गुण हैं, उसको भी समाप्त कर देता है, ख़त्म कर देता है बच्चे। तो ये बात ध्यान में रखेंगे हम लोग। और दूसरी एक और चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो खासकर एटम बम के बारे में जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर डाला गया था, खासकर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर जब डाला गया, उसका नाम कई बार पूछ देता है कि उसका नाम क्या है। उसका नाम यहाँ पे याद रखना बेटा, लिटिल बॉय नाम सुना होगा आपने, है ना। और एक और नाम याद रखना, फैट्स मैन। ये दो बॉम्ब का नाम था। देयर आर टू बॉम्ब विच वाज ड्रॉप्ड ओवर जापान। अमेरिका के द्वारा जापान पर डाला गया जो परमाणु बम था वो लिटिल बॉय और फैट्स मैन था। हिरोशिमा पर छोटा बम लिटिल बॉय और नागासाकी पर बड़ा बम फैट्स मैन, ये डाला गया था, जिसका भयानक परिणाम विश्व आज भी झेल रहा है। पूरे जापान त्रासदी में आज भी वहाँ की जो जनरेशन है, पीढ़ियाँ हैं, वो जेनेटिकली यानी उसमें जो जीनीय गुण हैं वो विकृत हो गए हैं, है ना। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि रेडियो एक्टिविटी में आपने देखा अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा के बारे में याद रखिएगा, निगेटिव, खासकर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स निगेटिव प्लेट होता है। पेपर में पूछा जाता है कि ये किधर डिफ्लेक्ट होता है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन में ये लिखें कि डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव प्लेट, टुवर्ड्स किधर की प्लेट की तरफ, निगेटिव प्लेट की तरफ ये मूव करती है। ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ, अल्फा रेडिएशन, अल्फा विकिरण की बात कर रहा हूँ। और याद रखना सबसे कम पेनिट्रेशन, सबसे कम वेधन क्षमता जो होती है वह इसी की होती है, लोएस्ट पेनिट्रेशन होती है। सबसे कम वेधन क्षमता इसी की होती है, लोएस्ट पेनिट्रेशन। क्वेश्चन में पूछा जाए हाईएस्ट पेनिट्रेशन तो गामा रेडिएशन, और लोएस्ट पेनिट्रेशन किसकी होती है तो अल्फा विकिरणों की होती है। ये बात ध्यान में हमें रखना है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि इट कैरी 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट आयोनाइज्ड हीलियम एटम के साथ होता है। यानी हीलियम की जो न्यूक्लियाई होते हैं, आप लोग जानते होंगे, ये हीलियम की न्यूक्लियाई जो होते हैं यही अल्फा पार्टिकल होते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे, अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा रेडिएशन क्या है, अल्फा विकिरणें क्या है, तो वह हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, सबसे कम वेधन क्षमता होती है और यह निगेटिव प्लेट के साथ डिफ्लेक्ट करता है। ये बात हम लोग समझेंगे। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखना है कि इसका पेनिट्रेशन तो कम होता है पर इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, यानी लोएस्ट पेनिट्रेशन एंड लार्ज मास। सबसे ज़्यादा अधिक द्रव्यमान की बात अगर पूछी जाए अल्फ़ा बीटा गामा में तो लार्ज मास होती है अल्फ़ा पार्टिकल का। बच्चे बीटा रेज जो होती हैं, खासकर बीटा रेज की चर्चा हम करें तो ये टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करती है। मैं दूसरी बात करता हूँ बीटा का, बीटा रेज की। आइए रेडियो एक्टिविटी में दूसरा रेडिएशन था हमारा बीटा रेज। तो बीटा रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, याद रखेंगे आप, बीटा रेडिएशन डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। और दूसरी बात हमने ये भी ध्यान में रखना है बच्चे कि इसका जो डिफ्लेक्शन है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यह 1 यूनिट निगेटिव चार्ज और नेग्लिजिबल मास होता है इसका इलेक्ट्रॉन का। एक बात ये भी याद रखना है ना, अनस्टेबल न्यूक्लियस होती है इसकी, ये भी बात हमें ध्यान में रखना है। सबसे मिनिमम आयोनाइजेशन जो गैसेस में होती है वो किसकी होती है, मिनिमम आयोनाइजेशन किसकी होती है। क्वेश्चन पूछा जाए व्हिच हैज मिनिमम आयोनाइजेशन
सबसे कम आयोनाइजेशन, मिनिमम आयोनाइजेशन इन गैसेस, सबसे मिनिमम आयोनाइजेशन गैसेस में किसकी होती है? तो याद रखेंगे, जिस तरह से हमने गामा की बात कही थी, चूंकि पेनिट्रेशन इसकी हाईएस्ट होती है तो मिनिमम आयोनाइजेशन इसकी होती है गैसेस में, ये मैक्सिमम पेनिट्रेशन होती है और मिनिमम गामा की आयोनाइजेशन होती है। पर इसकी मैक्सिमम आयोनाइजेशन होती है बीटा की, अल्फा की, दोनों बात ध्यान में रखेंगे। चलिए, ये तो अल्फा बीटा गामा की चर्चा मैं कर रहा था, पर एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जो आपने पढ़ा, न्यूक्लियर रिएक्टर पर सवाल पूछे जाते हैं, नाभिकीय रिएक्टर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर, यहाँ पर भी विखंडन की अभिक्रिया होती है बच्चे, फ्यूजन रिएक्शन की बात आती है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो विखंडन की अभिक्रिया चेन रिएक्शन तो होती ही है, एटम बम में चेन रिएक्शन होगी, जबकि यहाँ पर जो फ्यूजन होगी वो कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होगी, नियंत्रित अभिक्रिया कहेंगे, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होगी मेरे बच्चों। तो एक सवाल, इसका मतलब इसका हार्मफुल इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल्ड मैनर में फ्यूजन की रिएक्शन होती है। इंडिया में जो पहला रिएक्टर एस्टैब्लिश किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, इंडिया में पहला नाभिकीय रिएक्टर जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? महाराष्ट्र के तारापुर में बनाया गया था, तारापुर इन महाराष्ट्र। याद रखिएगा बच्चे, महाराष्ट्र में कहाँ पर बनाया गया था? तारापुर में। और उस नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या दिया गया? पहला नाभिकीय रिएक्टर जिसका नाम दिया गया था अप्सरा। दिस इज द ब्यूटीफुल नेम ऑफ द रिएक्टर, एंड ब्यूटीफुल चीज़ों को अप्सरा ही तो कही जाती है, इसलिए पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा के रूप में तारापुर में बनाया गया। और इसके पायनियर, प्रणेता अगर आप कहेंगे तो आप याद रखेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को एटॉमिक साइंस का, भारत में परमाणु विज्ञान का प्रणेता कहा गया। इन इंडिया, एटॉमिक साइंस, परमाणु विज्ञान का प्रणेता कहा गया, पायोनियर ऑफ एटॉमिक साइंस इन इंडिया, होमी जहांगीर भाभा को कहा गया। तो पहला रिएक्टर बनाया गया था तारापुर में, महाराष्ट्र में। पर रिएक्टर में कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होती है, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होती है। कैसे होती है? क्वेश्चन कई आते हैं। क्वेश्चन, पहला सवाल मैं देना चाहता हूं, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 के विखंडन के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? तो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, लेकिन कैसा न्यूट्रॉन? तो याद रखेंगे वह फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन नहीं होती, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से इज रिक्वायर्ड, मंद गति वाले न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, मंद गति वाले न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है विखंडन के लिए। यूरेनियम 235 के विखंडन के लिए हम लोग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से उसे बम्बार्ड करते हैं, और बम्बार्डमेंट के करने से जब यूरेनियम के अणु जो होते हैं वह टूटते हैं, और टूटने के बाद 3 न्यूट्रॉन, यहाँ बेरियम और क्रिप्टन, छोटे न्यूक्लियाई, साथ साथ ये जो चेन रिएक्शन होती है, यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है बेटे, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को पहले धीमा किया जाता है, उसके लिए हम मॉडरेटर यूज करते हैं, मॉडरेटर बोलते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में मंदक।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदक क्या करता है। तो मंदक क्या करता है, जस्ट स्लोज डाउन, जो ये न्यूट्रॉन निकलते हैं उसकी स्पीड को, इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। न्यूट्रॉन की गति को कम करना, जो न्यूट्रॉन निकलते हैं रिएक्शन के दौरान उस न्यूट्रॉन की गति को कम करने का काम मॉडरेटर करता है। ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछ सकता है विच इज यूज्ड एज मॉडरेटर, मंदक के रूप में कौन कार्य करता है, मंदक का कार्य कौन करता है। तो याद रखेंगे मंदक के लिए जो मॉडरेटर होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हेवी वाटर, भारी जल, हेवी वाटर, भारी जल, भारी जल, हेवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जो कार्य करता है वो हेवी वाटर करता है। हालांकि कई बार पेपर में ये ना देकर इसको ऐसे फॉर्म में देगा D2O, जिसको बेटे हम कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, दिस इज नोन एज ड्यूटेरियम ऑक्साइड। मंदक के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, D2O का। ओके, एक और सवाल मैं आपको देना चाहता हूं कि जिस तरह से न्यूट्रॉन की स्पीड को कम किया गया, न्यूट्रॉन की गति को कम किया गया है, स्लो किया गया है मॉडरेटर के द्वारा, हेवी वाटर के द्वारा, है ना। हालांकि मॉडरेटर में सिर्फ हेवी वाटर ही नहीं, एक और उपयोग लाया जाता है मॉडरेटर के रूप में, ग्रेफाइट का भी उपयोग करते हैं हम। ग्रेफाइट यानी कार्बन, ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए मॉडरेटर, आइदर ग्रेफाइट और हेवी वाटर, या तो ग्रेफाइट या हेवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड उपयोग में लाया जाता है। तो इससे न्यूट्रॉन की गति कम हो जाती है, पर गति कम होने से जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं उसको जब तक एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा तब तक तो फ्यूजन कंट्रोल होगा नहीं। तो उसके लिए क्वेश्चन पूछता है कि कंट्रोलिंग रॉड यूज की जाती है। उसके लिए क्या यूज की जाती है बच्चे, कंट्रोलिंग रॉड्स, जिसको हम कहते हैं नियंत्रक छड़ें। क्या कहते हैं हम, नियंत्रक छड़े कहते हैं। इट जस्ट कंट्रोल कह लो या एब्जॉर्ब्स कह लो, इट एब्जॉर्ब्स एक्सेस न्यूट्रॉन, जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन है उस अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकल रहे थे जो चेन रिएक्शन को करने के लिए था, तो चेन रिएक्शन होता तो कंट्रोल होता नहीं, नियंत्रित होता नहीं, तो उसके लिए एक्सेस न्यूट्रॉन को जो एब्जॉर्ब करता है वो करता है कंट्रोलिंग रॉड। इसका कार्य है एब्जॉर्ब करना एक्सेस न्यूट्रॉन को। पर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज यूज्ड एज कंट्रोलिंग रॉड, कंट्रोलिंग रॉड के रूप में पेपर में तो आपसे डायरेक्टली ऐसे सवाल पूछा जाएगा ना, कंट्रोलिंग रॉड्स के रूप में किसका यूज किया जाता है। तो आप याद रखेंगे दो रॉड है उसके लिए। एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, या तो कैडमियम की रॉड होती है या बोरोन की रॉड होती है, बोरोन छड़, कैडमियम या बोरोन इज यूज्ड एज कंट्रोलिंग रॉड। नियंत्रक छड़ों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है जिससे कि एक्सेस न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाए, और मॉडरेटर न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है जिससे कि रिएक्शन कंट्रोल्ड मैनर में हो जाता है। बच्चे ये बात ठीक है, पर रिएक्टर हीट ना हो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वाटर, नॉर्मल वाटर जो साधारण है ना। तो सामान्य जल कह सकते हैं, नॉर्मल वाटर कह लीजिए, या सामान्य जल कह लीजिए, या एक और नाम हम आपको दे सकते हैं लिक्विड सोडियम कह लीजिए। इन दोनों में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं आप उसको कूल करने के लिए। रिएक्टर ठंडा रहे, रिएक्टर के अंदर से हीट को बाहर ले जाता है ये, तो इसको हम कहते हैं एज कूलेंट यूज करते हैं इसको हम एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में कूलेंट का काम कौन करता है, प्रशीतक के रूप में, कूलेंट यानी प्रशीतक के रूप में
किसका उपयोग किया जाता है, या तो सामान्य जल का या द्रव सोडियम का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वो हीट ना हो और वो उसमें की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी को एक्सचेंजर में, बॉयलर में ले जाकर उस हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इतनी जो बातें हमने कही, ये सब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, पर इतना बेहतर जो कार्य किया गया, एक विनाशकारी प्रभाव को ऊर्जा के रूप में परिणत करने का काम जो इस अप्लायंस के द्वारा, न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा हुआ, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है एक वैज्ञानिक को जिसका नाम था फर्मी। न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन किसने दिया था? तो फर्मी ने दिया था बच्चों। तो इस तरह से हमने इस पूरे रेडियो एक्टिविटी के कुछ टर्म्स जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, हमने आपके सामने रखे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रसायन विज्ञान को आपने महसूस किया। तो आप हमारे इस बुक हाइव एडुकेटर जो हमारा ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने मित्रों में शेयर करें और हर एक वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।